हमारे सहयोगी आशिफ इकबाल ने इकरा हसन से खास बातचीत की। मुतमईन हूँ मैं अपने दरख्तों से कि तूफ़ान आएगा और चला जाएगा। जी हाँ, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़के और सांसद बनी है हमारे साथ इकरा हसन हैं, जो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत लोगों ने अभी देखा है आपको सांसद बनते हुए, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल, जो मेहनत, जिस तरीके से आप लगातार लोगों से मिलने का ये कार्यक्रम जो 4 सालों से चला रही हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने ग्राउंड में भी आपको देखा बहुत बार। क्या आपने सोचा था कि आपको यहाँ आना है? नहीं, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जैसे हालात बनते गए तो हिम्मत भी मिलती गई। और क्योंकि भाजपा से हमारी अंदरूनी लड़ाई चल ही रही थी, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उनसे दबके ना रहा जाए और खुले मैदान में आके उन्हें चुनौती देकर उनसे लड़ाई लड़ी जाए। एक लेगेसी है आपके साथ, दादा से लेकर, पापा से लेकर, मम्मी, फिर बड़े भाई। तो मतलब आपको ये लग रहा था कि लड़ाई तो, क्योंकि घर वाले तो ऑलरेडी बहुत अच्छे कर रहे थे, कब आपने सोचा या कब आपके मन में आया कि आपको लोकसभा या विधानसभा जो भी? देखिए, 22 के चुनाव से पहले मेरे भाई को जेल में डाल दिया गया था और मेरी माताजी पे भी केस लगा दिए गए थे। तो झूठे केसेस थे और सिर्फ इस वजह से लगाए गए थे कि वो राजनीति से थोड़ा दूर हो जाएं। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरा आना हुआ और उस दौरान मुझे लगा कि अब ज़रूरत है, क्योंकि हमारे घर में हम 3 ही सदस्य हैं। पिताजी का देहांत हो गया था, तो उनके बाद हम 3 जने हैं, 2 पर मुकदमे लगा दिए गए। तो जाहिर सी बात है, अकेली मैं बची थी, तो तब मुझे ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ और उसी दौरान मेरे कदम बढ़े राजनीति की तरफ। और क्योंकि ज़रूरी भी था उस वक्त, तो ऐसी परिस्थितियों में आना हुआ। लेकिन फिर इतना जूझते हुए भाजपा की तानाशाही से हमें टाइम हो गया था कि फिर पीछे मुड़ने का वो नहीं रहा, हिम्मत बढ़ती चली गई और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता चला गया, तो इसलिए आज यहाँ तक है। बिल्कुल। आपने लेडीज ड्राम से पढ़ाई करी है, उसके बाद आप फॉरेन चली गई थी, तो ये माना ये जाता है कि जो लोग जो आज तक जो खास तौर पे लॉ और बैरिस्टर करने वाले लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे मुकाम पे होते हैं, जो खास तौर पे महात्मा गांधी से लेकर तमाम बड़े लोगों की अगर बात कर लें, तो क्या ये भी जहन में आया कि आप वहाँ से लंदन से सीधे आप यहाँ पहुँची? और नहीं, ऐसा मेरा बिल्कुल, अगर आप अब प्रोफाइल देखेंगे तो लगेगा कि सोची समझी प्रोफाइलिंग थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मेरा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट रहा है हमेशा से और मेरी कोशिश यही थी। मुझे राजनीति में भी रुचि रही है, लेकिन पार्टिसिपेट करने का कभी इरादा नहीं था। मेरा मन था एकेडमिक्स में जाकर रिसर्च कर कर और उस तरीके से राजनीति को समझने का, इसलिए मैंने लॉ भी किया। हाँ, ये बात बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लॉ, आप क्योंकि नीति बनाते हैं तो नीति का ज्ञान होना ज़रूर फ़ायदेमंद रहता है राजनीति में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे काम आएगा। हालांकि आज 1 जुलाई है, आज से नया कानून लागू हो गया है, तो उसके लिए दोबारा हमें रिवीजन की ज़रूरत रहेगी, लेकिन जो सार है हमारे देश के कानून का और संविधान का, वो हम समझते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि देश संविधान के रास्ते पे ही चले। आपने एक नया थॉट्स आपने अभी क्रिएट कर दिया। अभी तक माना यह जाता रहा है कि राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं, लेकिन आपने कहा कि अगर नीति समझनी है तो नीति को पढ़ना पड़ेगा। अभी आपने ही कहा कि कई सारे कानून आ रहे हैं। आप क्योंकि लीगल एक्सपर्ट हैं, आपने जानकारी, मतलब पढ़ाई करी है, आपने एक्सपर्ट नहीं है, मैं अपनी बात को वापस किया, आपने पढ़ाई करी है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो आ रहा है, क्योंकि अब तो आप डायरेक्ट इंटरफेरेंस होंगी, जहाँ चीज़ें बनती है वहाँ आप मौजूद होंगी, तो उसके लिए क्या सोच रही हैं? देखिए, विपक्ष के रूप में हम सदन में मौजूद हैं और बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष की आवाज़ को एक ज़िम्मेदारी के साथ सुना जाए और दर्ज किया जाए जब भी कोई कानून बने, क्योंकि विपक्ष देश के आवाज़ को दर्शाता है। और जिस तरीके से पिछले 2 टर्म हमने देखे हैं, उनमें कोई भी कानून आया और मिनटों में पास हो गया, तो वो तरीका सही नहीं है। इस बार क्योंकि विपक्ष मजबूत है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम हर चीज़ पर एक अच्छी चर्चा करेंगे और सत्ता पक्ष को मजबूर करेंगे कि हमारी बात भी सुनी जाए और हमारा पक्ष भी रखा जाए और हमारे
लोगों की, जिन्होंने विपक्ष को वहाँ मजबूत कर कर भेजा है, उनकी आवाज़ को सदन में उठाया जाए और उनके हिसाब से भी कुछ ना कुछ बात जो भी कानून बनने जा रहा है उसमें रखी जाए। बिल्कुल। कैराना की अगर हम बात करें, कैराना को क्योंकि आपने देखा है, समझा है, जाना है, कैराना के डेवलपमेंट को लेकर या कैराना को बेहतर करने को लेकर क्या प्लानिंग, क्योंकि कैराना जब याद आता है तो बड़े सारे जख्म भी हरे हो जाते हैं। इस बार आपसे जो आपके तरफ ज़्यादा लोगों का आकर्षित होना, या कह लीजिए ज़्यादा आपसे सवाल जवाब करना, इसलिए क्योंकि उससे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। तो आपको लगता है कैराना को लेकर कुछ रूट मैप आपने प्लान किया हो? देखिए, कैराना क्षेत्र एक प्रयोगशाला रही है भाजपा के लिए, और भाजपा ने वहाँ पर पलायन जैसा प्रयोग करके देख लिया। उससे पहले वहाँ पर कुछ क्षेत्र में दंगे भी हुए थे 13 में। तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भाजपा ने बहुत आग लगाने की कोशिश करी है, और वहाँ से हमने जो कोशिश, और उस वजह से हमारा क्षेत्र इतना बदनाम हुआ है कि वहाँ पर जितना नज़दीक वो दिल्ली के है और एनसीआर में आता है, और जो लोकेशन है हमारे क्षेत्र की वो इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ पर बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही हो सकता था। लेकिन वो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जिस तरीके से एक प्रयोगशाला बनाकर बदनाम किया गया कैराना को, तो ये बदनामी जो भाजपा ने करी उसको धोने का काम हमें करना पड़ रहा है। लेकिन हम और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, सब ने मिलकर अब की बार ऐसा एक भाईचारा वहाँ पर बनाया है कि मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक रहेगा इस बार, और उस लिहाज से भी हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी मिल सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ भी आ सकती हैं, और हमारा खुद का भी प्रयास रहेगा अभी कि आने वाली 27 के चुनाव में हमें उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे यूपी में, तो तब बहुत आसान हो जाएंगी बहुत सी चीज़ें करने के लिए। लेकिन अभी जो भी प्रयास है एक प्रतिनिधि होने के माध्यम से, वो भी हम अभी ज़्यादा टफ है क्योंकि ना आप राज्य में हैं ना आप केंद्र में हैं, तो इस वक्त आपके ऊपर बहुत टफ है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर अपने लोगों को जो करोड़ों लोग हैं जो सुन रहे होंगे, जानेंगे आपको, तो आप अगर आपने कुछ प्लानिंग की हुई हो कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत मुश्किलों से जाकर आपको करना पड़ेगा अपने जी, क्षेत्र में। बिल्कुल मुश्किल है, और लेकिन देखिए बहुत सी ऐसी तरीके, एक सांसद का पद बहुत बड़ा पद भी होता है, आपके अंडर बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें आप सुचारू तरीके से चलवा सकते हैं। तो जो भी हमारे लायक काम है आज के टाइम पे, तो उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ निभाएंगे। और आगे भी हम बहुत सारे ऐसे हमारे प्लान्स हैं जो मैं सब आपके माध्यम से बता नहीं सकती, लेकिन हमारा प्रयास जारी है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। मैं ये भी कहना चाहती हूँ साथ ही में कि एक ज़िम्मेदार प्रतिनिधि होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन तब भी हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी योजना नहीं पहुँच पाई, कोई ऐसे कार्य नहीं हो पाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि की नीयत होनी चाहिए। मेरे पास सरकार भले ना हो, लेकिन नीयत ज़रूर है। बिल्कुल। एक सवाल लोगों क्या है, आप पॉलिटिक्स में दो चीज़ें कहते हैं, या तो बहुत इनोसेंसी दिखती है या फिर पॉलिटिकल बहुत मैच्योरनेस। तो आपको देख के क्या माना जाए, किस तरीके से? मैं देखिए, मैं इनोसेंट भी हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इनोसेंट समझने की इनोसेंस आप ना करें, तो ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, क्योंकि बहुत कीमती वक्त है इस समय लगातार एक तरह से मिलने वाले। और ख़ास तौर पे एक सवाल सिर्फ रह गया महिलाओं के लिए, अगर आप मैसेज करना चाहें, क्योंकि आपकी तरफ जो मुखातिब हैं, जो देख रही हैं, करोड़ों महिलाएं आपकी तरफ बहुत उम्मीद भरी और टकटकी भरी निगाहों से। जी देखिए, मेरा बहुत झुकाव महिलाओं के लिए रहता है, और मेरी यही कोशिश है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले, राजनीति में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो मेरी कोशिश यही है, प्रयास यही है, मैंने अपने प्रचार में भी कहा है, और मेरा पूरा जोर है इस मामले में कि उच्च शिक्षा के लिए हम मेरे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए हम कुछ कर सकें। तो उसमें हमारा प्रयास जारी है, वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश जारी है, और कुछ ना कुछ हम रिजल्ट दिखाएंगे लोगों को। ऑल द बेस्ट। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है, वही इकरा हसन इस वक्त पहचान है। कैमरा मदेश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।